हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे मुद्रास्फीति क्या होती है, जिसको इंग्लिश में हम इन्फ्लेशन बोलते हैं और सरल शब्दों में इसे हम महंगाई बोलते हैं। और देखिए, आज हम मुद्रास्फीति के तीन पहलुओं पे चर्चा करेंगे। पहला है मुद्रास्फीति क्या है, दूसरा है मुद्रास्फीति के कितने प्रकार हैं, तीसरा है मुद्रास्फीति के कारण क्या हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं मुद्रास्फीति क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं मुद्रास्फीति क्या है। तो मुद्रास्फीति को हम पहले सरल शब्दों में समझ लेते हैं। मुद्रास्फीति का मतलब होता है वस्तुओं का महंगा होना और जिससे वस्तुएं खरीदी जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं पैसा। तो मनी की जो वैल्यू है, पैसे की जो वैल्यू है, उसका कम होना और वस्तुओं का महंगा होना, तो इसे बोलते हैं मुद्रास्फीति। अब मुद्रास्फीति कैसे उत्पन्न होती है उसे हम समझेंगे। ठीक है, उसके पहले हम एक छोटे सी कैलकुलेशन से समझते हैं एक्चुअल में पैसे की वैल्यू कैसे कम होती है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये आपका एक मार्केट है। मार्केट में, मार्केट को एम से डिनोट कर लीजिए। मार्केट में आपकी बहुत सारी वस्तुएं बिकती हैं। मान लीजिए उसमें क्लॉथेज बिकते हैं, है ना, कार बिकता है, खाने वाली चीज़ें, बिस्किट बिकती है ना। तो ये सारी चीज़ें, उसमें बहुत सारी चीज़ें बिकती हैं। तो ये तीन चीज़ों का एग्जाम्पल हमने लिया है। और आज आपके पॉकेट में कितने हैं? 2000 रुपये। पेन का कलर थोड़ा चेंज करते हैं, इट शुड बी लाइक डार्क ब्लू। ओके, तो आपके पास 2022 में कितने हैं? 2022 में आपके पॉकेट में 2000 रुपये हैं। ओके, और 2000 रुपये में आप क्या क्या खरीद लेते हो? 2000 रुपये में आप एक जोड़ी कपड़ा यानी कि वन क्लॉथेज। ओके, और क्या खरीद लेते हैं 2000 रुपये में? आपने क्या खरीद ली? बिस्किट की 10 पैकेट खरीद ली, है ना। 10 पैकेट आपने बिस्किट खरीद ली और आपके पास 2000 में से कुछ बच भी गया। मान लीजिए कि 2000 में से आपके पास 500 रुपये बच भी गए, यानी कि टोटल खरीदारी आपने 1500 की करी। आपके पास कितना था? 2000 रुपया। कब? 2022 में। अब अगर स्थिति ऐसी हो कि आप 2022 में ही हो या फिर 2023 में चले आएँ, एग्जाम्पल है केवल, समझिए। अब यही स्थिति चेंज हो जाती है। आपके पॉकेट में कितना था? 2000। अभी भी कितना है? 2000। 2023 में भी आपके पास 2000 रुपये हैं। लेकिन अब जहाँ पे आप एक जोड़ी कपड़ा, 10 बिस्किट खरीद सकते थे और 500 रुपये बचा सकते थे, ठीक है, अब वही क्या हो गया? आप सिर्फ एक जोड़ी अगर कपड़ा खरीद पा रहे हो 2023 में, सिर्फ एक जोड़ी यानी कि वन क्लॉथेज केवल खरीद पा रहे हो, ये बिस्किट भी ख़त्म और 500 रुपये की बचत भी ख़त्म। तो इसमें क्या आपको पता चल रहा है कि जो 2000 की वैल्यू थी यहाँ पे, इसकी 2000 की वैल्यू जो है यहाँ पे कम हो गई है। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं हम मुद्रास्फीति। ठीक है, क्योंकि चीज़ें महंगी हो गई। क्यों? अब आप 2000 रुपये में एक कपड़ा, 10 बिस्किट और 500 रुपये रिटर्न, ये सारी चीज़ें क्या हो गई हैं? महंगी हो गई हैं। ये अब आपको नहीं मिलेंगी, है ना, और ये बचत भी आपका नहीं होगा। तो इसे हम बोलते हैं मुद्रास्फीति। अब समझते हैं मुद्रास्फीति के प्रकार। चलिए, मुद्रास्फीति समझने में कोई दिक्कत आई हो तो बताइएगा कमेंट में, फिर से हम समझाने की कोशिश करेंगे। मुद्रास्फीति के प्रकार को हम समझते हैं। एक्चुअल में मुद्रास्फीति दो प्रकार का होता है, एक्चुअली दो ही प्रकार का होता है, और एक होता है स्ट्रक्चरल, उसको हम साइड से समझेंगे। ठीक है, एक होता है मांग जनित। तो हम यहाँ पे मांग लिख दिए, ठीक है, मांग जनित मुद्रास्फीति। और जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं क्या? मांग जनित को बोलते हैं डिमांड पुल। ठीक है, ये बात आप याद रखिए, मांग जनित को डिमांड पुल बोलते हैं। और एक होता है लागत जनित, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम कास्ट पुश। ठीक है, कास्ट पुश इन्फ्लेशन, जिसको बोलते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति। ये हैं मुख्यतः दो प्रकार। ठीक है, अब इसको हम इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, कास्ट पुश। अभी हम स्ट्रक्चर को भी समझेंगे। सबसे पहले मांग जनित और लागत जनित को समझते हैं। अब देखिए, आप डिमांड यानी किसी भी वस्तु की डिमांड कैसे बढ़ेगी, एक बारी सोच के देखिए। जब आपके पास क्या होगा? रुपया अधिक मात्रा में बढ़ जाएगा, है ना। रुपया यानी कि आपके पास डिस्पोजल इनकम, यानी कि सेविंग से अतिरिक्त आपके पास, अब सेविंग मान लीजिए बहुत अधिक होने लगे आपके पास, ठीक है, सेविंग के अलावा भी आपके पास कुछ रुपए बचने लगे, तो फिर क्या करेंगे आप? अधिक से अधिक डिमांड करेंगे। जैसे आज आप डिमांड कर रहे थे सिर्फ एक कार का, लेकिन आप
के पास पैसे बहुत अधिक हो गए, ठीक है, तो आपने एक कार और मंगा ली, ठीक है, तो इससे क्या हो गया, कार जो है वो उसका डिमांड अधिक हो गया। अब सप्लाई साइड अगर मान लीजिए कमज़ोर है, ठीक है, या कांस्टेंट है, तो भी अब क्या हो गया, सप्लाई साइड वीक हो रहा है, मतलब जहाँ से आपूर्ति हो रही है उस चीज़ की, जहाँ से वो उसकी पूर्ति हो रही है, ठीक है, जहाँ से जो फैक्ट्री या इंडस्ट्री जो आपको सप्लाई दे रही है उधर शॉर्टेज हो रहा है, और वो क्या करेगी, कारों का दाम बढ़ा देगी, है ना। तो इससे क्या होगा, जब यहाँ पे उस वस्तु की, यानी कि मान लीजिए कार आपने एग्जांपल में लिया था, तो इसका दाम क्या हो गया, बढ़ गया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि डिमांड की वजह से मुद्रा स्फीति या चीज़ें महंगी हो गई, है ना, तो इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब ये आपके पास रुपए अधिक कहाँ से आते हैं वो समझ लीजिए। अगर मान लीजिए बहुत अधिक एम्प्लॉयमेंट है आपके वहाँ, है ना, एम्प्लॉयमेंट की सुविधा बहुत अच्छी है, यानी रोजगार बहुत सबको मिला हुआ है, सरकार ने क्या किया, जो डायरेक्ट इनकम टैक्स होता है उसको हटा दिया, है ना, जो डायरेक्ट इनकम टैक्स है उसको ख़त्म कर दिया, तो भी आपके पास अधिक से अधिक रुपए बचने लगते हैं। तो ये क्या कारण बनता है, एक तरह से मांग जनित मुद्रा स्फीति का, जिसको हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब हम समझते हैं कास्ट पुश इन्फ्लेशन को, ठीक है, उसके लिए हम थोड़ा कलर चेंज कर लें इसको, इट शुड बी लाइक रेड, ओके। तो अब इसको हम समझते हैं लागत जनित मुद्रा स्फीति क्या होती है। अब लागत जनित क्या हो गया, ये हम बात करेंगे जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि जहाँ पे कोई वस्तु बन रही है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई वस्तु बनी जिसका नाम क्या है, बिस्किट है, ठीक है, अब ये बिस्किट बन रही है जहाँ पे, अब इसको बनने के लिए क्या चाहिए, सोचिए क्या चाहिए, इसको चाहिए सबसे पहले रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल क्या होता है, जैसे गेहूँ चाहिए, चीनी चाहिए, चाहिए ना, तो वो हो गया रॉ मटेरियल। अब इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, मशीन चाहिए, है ना, जिसको हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं, ठीक है, तो मशीन को हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स, और ये हो गए हमारे मशीन वाले हिस्से कैपिटल। और क्या चाहिए, लोग चाहिए, जिनको हम बोलते हैं क्या, एम्प्लॉई, है ना। ये तीन फैक्टर स्पेशली हमने केवल लिया है समझने के लिए। अब हमें बिस्किट बनाना है, ओके, अब बिस्किट बनाने के लिए हमें तीन फैक्टर पे मेनली क्या होना पड़ेगा, डिपेंड होना पड़ेगा। अब क्या हो गया, गेहूं का दाम बढ़ गया, है ना, गेहूं के दाम में वृद्धि हो गई, जो मशीनें थी उनके दाम में वृद्धि हो गई, और कंपनी क्या कर रही है या फैक्ट्री क्या कर रही है, मजदूरों का दाम उनका जो क्या है पेमेंट सैलरी बढ़ा रही है। तो अब ये कंपनी पैसे वसूलेगी कहाँ से, ये जो बिस्कुट बन रहा है ना, यहीं से तो ये अपने पैसे वसूलेगी, आखिर पैसे इसके पास आएंगे कहाँ से बताइए। ये जो बिस्किट बन रहा है यहाँ पे, इसी में से वो पैसे अपने निकालेगी। तो आज मान लीजिए पैसे 5 रुपये थे, है ना, अगर आज के डेट में इस बिस्किट का दाम 5 रुपया था, तो जब ये चीज़ें महंगी होंगी, ठीक है, कास्ट साइड इधर पे जो रॉ मटेरियल महंगा होगा, कैपिटल महंगा होगा, एम्प्लॉयमेंट का जो सैलरी होगा महंगा होगा, तो 5 रुपये के बजाय वो 10 रुपये में बिकेगा, है ना। तो इसको बोलते हैं लागत जनित मुद्रा स्फीति, है ना। तो मुद्रा स्फीति के मुख्यतः दो प्रकार को हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। तो हम सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं क्या, जिसको हम हिंदी में संरचनात्मक मुद्रास्फीति बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं, ये बहुत ही क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से पूछता है ना, एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन से पूछता है, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके जो कारण है ना, उनके पीछे क्या क्या रीज़न है वो भी हम समझेंगे अगले वाले पेज पे, है ना। तो इसको हम बोलते हैं संरचनात्मक। ये क्यों नहीं हो रहा है ऐसे एक प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो संरचनात्मक हमने लिख लिया, मुद्रास्फीति आप माइंड कर लेना, ठीक है, कि हाँ मुद्रास्फीति यहाँ पे लिखा हुआ है। तो संरचनात्मक में क्या क्या होता है, जैसे मान लीजिए स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है ना, तो अगर कोई रॉ मटेरियल भी है, टमाटर से अगर क्या बनता है, टमाटर से अगर जूस बनता है, ठीक है, तो अगर टमाटर को रखने के लिए, संरक्षित करने के लिए हमारे पास स्टोरेज नहीं है, तो टमाटर क्या हो जाएगा, टमाटर उत्पादित तो हुआ, अब क्या हो जाएगा, वो सड़ जाएगा, है ना। उत्पादित तो हुआ खेत से, अब वो कहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा, जो फैक्ट्री है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा समय से, क्योंकि जितना अनुपात में जो चाहिए वो उस अनुपात में पहुँचेगा नहीं। तो क्या होगा, वहाँ पे अब रॉ मटेरियल क्या होंगे, जब टमाटर उत्पादित होने के बाद भी समय से नहीं पहुँच रहा है, तो वहाँ पे जो टमाटर पहुँचेंगे उनका दाम बढ़ेगा, है ना। अब जब दाम वहाँ पे बढ़ा रॉ मटेरियल का, तो कास्ट बढ़ेगा, कास्ट बढ़ेगा तो वो कास्ट पुश इन्फ्लेशन का एक कारण बनेगा, यानी कि चीज़ें महंगी हो जाएंगी,
ठीक है। तो स्टोरेज नहीं है या फिर किसी भी चीज़ को रखने के लिए स्टोरेज नहीं है, तो फिर क्या होगा, ये एक तरह से संरचनात्मक कारण बनेगा मुद्रास्फीति का। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन, जिसको बोलते हैं हम यातायात, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, यातायात की फैसिलिटी नहीं है, तो आज मान लीजिए यहाँ से हमने ब्रेड बनाए एक पैकेट, ठीक है। अब ब्रेड को हमें 200 किलोमीटर की दूरी पे क्या करना है, बेचना है, सिर्फ एग्जाम्पल, और हमारे पास मार्केट 200 किलोमीटर की दूरी पे है। अब यहाँ से ट्रेन से या रोड से जाने की फैसिलिटी है नहीं, है ना। तो हम पहुँचेंगे अगर किसी भी तरह से तो देर लगेगी, है ना। देर लगने के साथ साथ क्या हुआ, ख़राब भी हो सकता है, जो प्रोडक्ट है वो रास्ते में ख़राब भी हो सकता है। तो अगर सही अनुपात में वहाँ पे नहीं पहुँचेगा तो क्या हो जाएगा, उस वस्तु का डिमांड वहाँ पे, रॉ मटेरियल या फिर उस प्रोडक्शन का डिमांड वहाँ पे बढ़ जाएगा और उसका दाम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि कम मात्रा में वहाँ पे पहुँचेगा। और जब लोगों के पास कांस्टेंट इनकम है, यानी कि जितना उनका डिमांड है वो तो नियत है, लेकिन मांग जो नियत होने के बाद भी अगर हम सप्लाई समय से नहीं दे पा रहे हैं तो क्या होगा, हम भाई हमारे पास कम है इसलिए हम दाम बढ़ा के लेंगे, है ना, क्योंकि भाई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हमें मिली नहीं, हमने समय से पहुंचाया नहीं। तो एक कारण ये भी बनता है संरचनात्मक मुद्रास्फीति का। एक कारण होर्डिंग होता है, होर्डिंग। होर्डिंग क्या होता है, जमाखोरी इसको बोलते हैं, क्या, जमाखोरी। ये सबसे बड़ा कारण है स्ट्रक्चरल फेल्योर का, है ना। तो जमाखोरी में क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, मार्केट को देखते हुए प्याज हुआ, है ना, प्याज हुआ, सेब हुआ, या फिर आलू हुआ, या फिर कोई भी, या तो प्रोड्यूस्ड रॉ मटेरियल, या मतलब उत्पादित रॉ मटेरियल, या तो फिर कोई मतलब प्रोडक्ट स्पेशली क्या करते हैं, खरीद के अपने पास जमा कर लेते हैं और उसको अपने हिसाब से बेचते हैं दाम को बढ़ा के, है ना। तो उसके वजह से भी क्या होता है, मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। और क्या होता है कि मान लीजिए ए कोई मेंबर है, बी कोई मेंबर है, सी कोई मेंबर है ना। अब ये तीन लोग क्या करते हैं, किसी मार्केट में कोई वस्तु बेचते हैं। मान लीजिए ये लोग बेचते हैं क्या, तीनों लोग मिल के आलू बेच रहे हैं, ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल, ठीक है, पोटैटो बेच रहे हैं अगर तीनों लोग मिलके। अब तीनों ने मिलके क्या राय बनाया कि आज हम 10 रुपये किलो नहीं, आज हम आलू 50 रुपये किलो बेचेंगे। अब केवल आलू इन्हीं तीनों के पास उपलब्ध है। तो अब ये क्या हो गया, एक तरह से इन्होंने प्राइस को रेगुलेट कर दिया अपने खुद से, मार्केट ने नहीं किया, ठीक है। तो इन तीनों ने क्या किया, प्राइस रेगुलेट कर दिया, और इसकी वजह से भी मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। तो ये रहे मुद्रास्फीति के प्रकार, और इसी में हमने कारण को समझ लिया। अब कारण को एक बारी हम केवल झलक दे के समझ लेते हैं, ठीक है। अब हमने समझा था क्या, डिमांड पुल, है ना, क्या, मांग जनित, और ये था कास्ट पुश, ठीक है। क्या था ये, कास्ट पुश। कास्ट पुश क्या था बताइए, कास्ट पुश क्या था, लागत जनित, और ये क्या था, स्ट्रक्चरल। तो इसके पीछे का कारण तो हमने देख लिया, लेकिन मोटा मोटी फिर से देख लेते हैं, इससे एक बारी आपका रिवीजन हो जाएगा। डिमांड पुल में क्या था, हमारे पास जो इनकम था, रुपया था, अधिक हो गया था, और हमारा डिमांड डी क्या था, बढ़ गया था, और सप्लाई यहाँ से था, कम हो गया था। अब जब सप्लाई घटेगी, समय से दे नहीं पाएंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, जब देखेंगे डिमांड बढ़ रहा है बहुत अधिक, तो ये इसका क्या करेंगे, दाम इसका बढ़ा देंगे, है ना। तो एक कारण ये हो गया डिमांड पुल का। और रुपए अधिक आने के पीछे का कारण क्या हो सकता है, रुपए आपके पास अधिक आया, क्यों, क्योंकि बैंकों ने जो इंटरेस्ट रेट दे रहे थे वो घटा दिया, है ना। बैंक जो ब्याज दर ले रहे थे आपको, किस बात का, जो आप उनसे लोन लेके आ रहे थे उसको घटा दिया, तो आपके पास अधिक रुपए बचने लगे। और आपके ऊपर से सरकार ने डायरेक्ट इनकम टैक्स कम कर दिया, ठीक है, या हटा दिया, तो भी आपके पास पैसे अधिक आ गए। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट मिल गई, रोजगार मिल गई, आपके फैमिली में कई लोगों को रोजगार मिल गई, तो सबको पैसे आने लगे, तो ये भी एक तरह से कारण था, ठीक है। तो डिमांड पुल का कारण था। यहाँ पे क्या था, कास्ट पुश में रॉ मटेरियल जो था उसका दाम बढ़ जाना, है ना, एम्प्लॉइयों का सैलरी बढ़ जाना एक कारण था, है ना। और क्या था, जो कैपिटल है, यानी कि जो जिससे चीज़ें बनती हैं उसके दाम में वृद्धि हो जाना, है ना। तो ये कास्ट पुश इन्फ्लेशन का कारण था। स्ट्रक्चरल में क्या था, संरचनात्मक में हमने क्या देखा था कि लोग क्या कर रहे थे बताइए, स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं होना, है ना, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं होना, और क्या नहीं होना बताइए। चलिए स्ट्रक्चरल वाला आप खुद कमेंट कीजिएगा, ठीक है।
तो हमने कारण को समझ लिया, स्ट्रक्चर को बड़े अच्छे से समझा, इसलिए आपका जिम्मेदारी है स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन को आप कमेंट में पुट करें, ठीक है। तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया तीनों फैक्टर को, तीनों पहलुओं को, ठीक है, जो मुद्रास्फीति में अपना योगदान देते हैं, क्या कारण है। अब हम आने वाले सेशन में प्रभाव पे डिस्कस करेंगे, कैलकुलेशन पे डिस्कस करेंगे, है ना। तो आज का सेशन यहीं तक। अगर सेशन आपको पसंद आया, आपको समझ में आया, तो सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। आने वाले समय में हम बहुत अच्छे अच्छे सेशन ऐसे लाने वाले हैं जो आपके लिए समझना बहुत आसान होगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, राधे राधे।